Good noon, everyone. In today's class, we are going to study some more fundamental rock properties. In the last class, we have covered the porosity and permeability. Okay. In today's class, we will cover the very different rock properties of which are wettability and the saturation. Okay. So we are covering in this throughout this chapter, we are covering the different rock properties. टिल नाउ हमने अभी तक पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर सम मोर टू डिफरेंट रॉक प्रॉपर्टीज व्हिच आर सैचुरेशन एंड वेटेबिलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो saturation. So in saturation we will be covering what is saturation and how it is calculated and what is the significance of calculating or determining this saturation value. Okay, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सैचुरेशन होता क्या है और इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सैचुरेशन। Saturation is defined as that fraction or percent of the pore volume occupied by a particular fluid. और इस पर्टिकुलर फ्लूइड में क्या हो सकता है, ऑयल, गैस और वाटर। सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, ये एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि पोरोसिटी भी एक तरीके से फ्रैक्शन होता है, तो सैचुरेशन भी एक फ्रैक्शन होता है किसका, पोर वॉल्यूम का, ठीक है। तो उस पोर वॉल्यूम से हमको क्या मतलब है कि पोर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितना फ्लूइड है, टोटल फ्लूइड पोर वॉल्यूम होगा। पोर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा कि कितना टोटल वॉल्यूम है फ्लूइड का। तो उस वॉल्यूम में किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का कितना अमाउंट है या कितना परसेंट है या कितना फ्रैक्शन है, ठीक है, वो कौन बताएगा, सैचुरेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना आप लोग, पोरोसिटी में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी वर यूजिंग पोरोसिटी इज अ रेशियो ऑफ किसका किसका, पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें जो पोर वॉल्यूम था, इस पोर वॉल्यूम का क्या मतलब था कि कितना वॉल्यूम स्टोर हो सकता है, कितना अमाउंट में, सॉरी, कितना अमाउंट में जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड का क्या मतलब है, इस फ्लूइड में ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इस टोटल फ्लूइड में कितना परसेंटेज ऑयल है, कितना परसेंटेज वाटर है और अगर गैस प्रेजेंट है तो कितना परसेंटेज गैस है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें सैचुरेशन बताएगा कि इसका पर्टिकुलर फ्लूइड का कितना परसेंटेज है पोर वॉल्यूम का। जैसे कि अगर मैं पोर वॉल्यूम को 100% मानूं तो 100%, और यहाँ पे तीनों फेजेस प्रेजेंट है, मतलब ऑयल भी है, गैस भी और वाटर भी है। तो जो सैचुरेशन का वैल्यू होगा वो बताएगा कि जैसे मान लिया कि ऑयल का जो सैचुरेशन है वो 0.35 है, मतलब 35% ऑयल है और बाकी का जो पोर वॉल्यूम का पार्ट है, बाकी जो गैस है और वाटर है, ठीक है। इस तरीके से सैचुरेशन का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये जो सैचुरेशन की प्रॉपर्टी, इसको हम मैथमेटिकली इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड सैचुरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द पोर वॉल्यूम, ठीक है। अब इस सैचुरेशन की वैल्यू का बल्क वॉल्यूम से, मतलब जो टोटल जो रिजर्वायर का वॉल्यूम होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो सैचुरेशन की वॉल्यूम, सैचुरेशन का जो वॉल्यूम है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, कि जो पोर वॉल्यूम है कितना है, ठीक है। जो आप पोरोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे थे वो तो क्या था, पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। तो वही जो पोर वॉल्यूम है यहाँ पे, ये क्या आएगा, यहाँ पे पोर वॉल्यूम का कितना पार्ट है जो पर्टिकुलर फ्लूइड हम निकाल रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का सैचुरेशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय द पोर वॉल्यूम, ठीक है, कि टोटल पोर वॉल्यूम कितना है। अब तो ये हो गया आपका फ्लूइड सैचुरेशन। तो अब अगर हमें डिफरेंट निकालना है कि भाई ऑयल का सैचुरेशन कितना है, गैस का सैचुरेशन कितना है, वाटर का सैचुरेशन कितना है, तो इसके लिए ये डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, या ये कॉन्सेप्ट हम इसको अगर सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सैचुरेशन ऑफ ऑयल क्या होगा, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ऑयल की बात है तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो क्या आएगा, ओ, ठीक है। ओ मीन्स की ऑयल, सैचुरेशन ऑफ ऑयल, एस नॉट का मतलब हो गया यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ ऑयल, की ऑयल का कितना फ्रैक्शन है उस पोर वॉल्यूम में, जो टोटल वॉल्यूम है फ्लूइड का, ठीक है, ड्रॉप का नहीं, जो टोटल वॉल्यूम है कि फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में ऑयल का कितना फ्रैक्शन है या ऑयल का कितना पार्ट है, ये हमें बताएगा सैचुरेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो सैचुरेशन ऑफ ऑयल हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू द पोर वॉल्यूम, ठीक है।
कि ऑयल का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय जो टोटल फ्लूइड का वॉल्यूम है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सैचुरेशन ऑफ गैस निकालना है तो ये इसको हम SG से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो G सबस्क्रिप्ट है वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो सैचुरेशन ऑफ गैस है वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। ठीक है, और इसी तरीके से हम सिमिलरली जो सैचुरेशन ऑफ वाटर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि वाटर का कितना सैचुरेशन है, SW से डिनोट कर रहे हैं हम। तो वाटर का जो सैचुरेशन है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, मतलब जो सैचुरेशन, जिसका हमें सैचुरेशन निकालता है उसका कितना वॉल्यूम, उस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम मतलब टोटल फ्लूइड। जो टोटल फ्लूइड से हम यहाँ पे अगर हमारा जो रिजर्वायर है उसमें ऑयल प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो इस टोटल फ्लूइड से हमारा मतलब है कि ऑयल का वॉल्यूम प्लस गैस का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, ये जो तीनों मिला के जो वॉल्यूम बनाएंगे वो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारा जोन, रिजर्वायर जोन है उसमें गैस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ऑयल और वाटर प्रेजेंट है, तो जो टोटल पोर वॉल्यूम जो बनाएंगे वो कौन बनाएगा, ऑयल का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, ये टोटल का पोर वॉल्यूम बनाएगा। तो ये जो है इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम किसी भी फ्लूइड का है जो सैचुरेशन निकाल सकते हैं। और सैचुरेशन क्या बताता है कि कोई जो भी फ्लूइड है उसका कितना परसेंट वॉल्यूम प्रेजेंट है रिजर्वायर। ठीक है, तो जो सैचुरेशन का वॉल्यूम है किसी भी फेज का, वो किसके बीच में रेंज करेगा, 0 to 100% के बीच में। जैसे कि पोरोसिटी का भी हमने देखा था कि अगर परसेंटेज में हम देख रहे थे तो 0 to 100% के बीच में कि कितना परसेंट पोरोसिटी है, 20% है, 30% है। इसी तरीके से जो सैचुरेशन है जो कि फ्लूइड का फ्रैक्शन बता रहा है कि कितना अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट है, तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 0 to 100% के बीच में हो। अगर हम फ्रैक्शंस के लिए बात करें, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में देगा, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू देगा, तो जो फ्रैक्शन में जो वैल्यूज आएंगी वो किसके बीच में आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, अगेन ये बात आप ध्यान से सुनना कि जो आपकी पोरोसिटी थी, पोरोसिटी में क्या था, दो वॉल्यूम्स का डिवाइड हो रहा था, दो वॉल्यूम्स का हम रेशियो ले रहे थे, पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट होकर क्या बना रहा है, ये डायमेंशन लेस बना रहा है। जो पोरोसिटी होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस यूनिट होता है, कोई यूनिट नहीं होता। जब कोई क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सैचुरेशन, इसमें भी क्या आ रहा है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू द पोर वॉल्यूम। इस तरीके से दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, कैंसिल आउट होके, ये इसका भी कोई यूनिट नहीं है तो ये भी क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, इसका भी सैचुरेशन का भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो अब फ्रैक्शंस में हम बात करें तो इसकी ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू हमें फ्रैक्शंस में मिलेगी, तो जो फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू मिलेगी वो 0 to 1 के बीच में मिलेगी। तो जब आपके तीनों फेज प्रेजेंट हो, ऑयल भी प्रेजेंट हो, गैस भी प्रेजेंट हो और वाटर भी प्रेजेंट हो, तो जो तीनों का जो वॉल्यूम है या तीनों के जो सैचुरेशन है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ऑयल है वो 35% प्रेजेंट है, मतलब कोर वॉल्यूम का 35% आपका ऑयल है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.35। मान लिया जो गैस है उसका कितना प्रेजेंट है, उसका 25% प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 0.25। अब 0.35 और 0.25 कितना हो गया, 60.6। ठीक है, बचा हुआ क्या होगा आपका, वाटर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बचा हुआ जो 40% होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वाटर। मतलब ये अगर 35% है, ये 25% है, और आपको कोई बोले कि वाटर फिर कितना परसेंटेज है, तो आप 1 में से इन दोनों का टोटल करके माइनस कर दोगे, तो जितना मतलब जितना ये जो फ्रैक्शंस है, ठीक है, इनमें से 1 में से आप माइनस कर दोगे, तो बाकी का जो बचा हुआ फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, वाटर का सैचुरेशन हमें शो करेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों मिला के टोटल ये इक्वल्स टू किसका, 1 के इक्वल बनाते हैं। मतलब ये जो तीनों मिला के जो फ्लूइड का वॉल्यूम बनाएंगे ये हमें पोर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सैचुरेशन क्या होता है। अब हम अब क्या करेंगे, सैचुरेशन की कुछ वैल्यूज हैं उनको हम देखेंगे कि मतलब कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमें समझना जरूरी होता है। जैसे कि आपको पता होता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी के में डिफरेंस की वजह से क्या होता है। अब जैसे कि इस तरीके से अगर कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, ये कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से जो अपर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका गैस होगा। ठीक है, ठीक है, जो मिडल पार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका ऑयल होगा। ठीक है, और जो बॉटम में क्या होगा, आपका वाटर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो सबसे ज्यादा डेंस फ्लूइड है, जो ऑयल है वो वाटर से कम थोड़ा लाइटर फ्लूइड है। ठीक है, और जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए ये टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो
अब इस तरीके से टॉप पे रहेगा। तो अब क्या होता है कि इस जो बॉटम में जो वाटर प्रेजेंट है, इसके अलावा वाटर और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो वाटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो आपका जोन है ये ऑयल जोन है और ये ऊपर वाला जोन है वो गैस जोन है। तो जो वाटर होता है वो कुछ अमाउंट में इसमें भी ऑयल जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कुछ अमाउंट में गैस जोन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर है ये क्यों होता है, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से। ये कैपिलरी फोर्सेस टर्मिनोलॉजी है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये जो कुछ फोर्सेस हैं जो कि क्या करेंगे, ये फोर्सेस इस वाटर को बाउंड करके रखते हैं और ये जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखते हैं, ठीक है। तो जो वाटर है, जो इस बॉटम वाटर के अलावा जो वाटर है जो ऑयल जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो गैस जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाटर को हम क्या कहते हैं, कॉनेट वाटर सैचुरेशन, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये होता है आपका कॉनेट वाटर सैचुरेशन, इसको हम इरिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है क्रिटिकल सैचुरेशन, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो है कॉनेट सैचुरेशन और एक क्रिटिकल सैचुरेशन। तो क्रिटिकल सैचुरेशन को हम देखते हैं कि क्रिटिकल सैचुरेशन से क्या मतलब है, ठीक है। वेट अ मिनट। तो हम देखेंगे अभी क्रिटिकल सैचुरेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल सैचुरेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन क्या होता है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन है, इस क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन को हम एस और जो सबस्क्रिप्ट है इसका ओ सी, इससे और ओ सी का सी से यहाँ पे मतलब है क्रिटिकल और ऑयल का मतलब ओ का मतलब है ऑयल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन के लिए ये वाला सिंबल हम डिनोट कराते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि क्रिटिकल सैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड है, जैसे कि अब यहाँ पे हम ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ऑयल को फ्लो करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जो सैचुरेशन का अमाउंट का वॉल्यूम है कि उस वॉल्यूम से जब वॉल्यूम ऑयल आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऑयल का वॉल्यूम जब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से इंक्रीज होगा या उस सैचुरेशन की वॉल्यूम से इंक्रीज होगा, तभी जो ऑयल है वो आपका फ्लो कर पाएगा, मूवेबल होगा, ठीक है। उससे कम वैल्यू पे क्या होगा, जो ऑयल है वो आपका इमोबाइल रहेगा। इमोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकता या फ्लो नहीं कर सकता। तो उस पर्टिकुलर सैचुरेशन की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है क्या है, फॉर द ऑयल फेज टू फ्लो द सैचुरेशन ऑफ द ऑयल मस्ट exceed a certain value which is termed critical oil saturation। मतलब जो ऑयल फेज है उसको फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर सैचुरेशन वैल्यू से ऊपर होना चाहिए इसका सैचुरेशन वैल्यू। तो वो जो पर्टिकुलर सैचुरेशन का वैल्यू है उस सैचुरेशन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन। मतलब ये जो क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन से का जो वैल्यू होता है, इससे ऑयल का सैचुरेशन का वैल्यू जब इंक्रीज होगा, ठीक है, एसओसी से जब ज्यादा बढ़ेगा जब ऑयल का सैचुरेशन का वैल्यू, तभी जो ऑयल है वो फ्लो कर पाएगा। इसकी वैल्यू तक जब तक इसका ये क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन की वैल्यू तक रहेगा तब तक वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है रेजिड्यूल ऑयल सैचुरेशन, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ओ आर। ओ आर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, आर है रेजिड्यूल के लिए, ओ है ऑयल के लिए, ठीक है। तो रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। जब आपका जो पोरस मीडिया है उसमें क्या होता है कि ऑयल फ्लो कर रहा है, ऑयल को क्या करता है, ऑयल डिस्प्लेस कब करेगा, जब उसको कोई फ्लूइड है वो फोर्स कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द वेलपोर। तो जो फ्लूइड है, जैसे कि हमने वाटर इंजेक्शन कर दिया दूसरे वेल से, गैस इंजेक्शन कर दिया, या जो आपकी वाटर है या गैस है, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो जो वाटर है गैस है वो क्या कर रहे हैं, जो ऑयल है उसको पुश कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल है वो डिस्प्लेस हो रहा है, वेलबोर की तरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो सारा का सारा जो ऑयल है जो पोरस मीडिया में प्रेजेंट है वो हम सारा का सारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अमाउंट में जो आपका ऑयल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कुछ अमाउंट वहां पे लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ऑयल का या उसका जो सैचुरेशन का वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं,
रेजिड्यूअल ऑयल सैचुरेशन मतलब जो लेफ्ट ओवर जो ऑयल बच गया, ठीक है, जो डिस्प्लेस होना था वो डिस्प्लेस हो गया, और बाकी जितना लेफ्ट जो बच गया पीछे जो ऑयल है जो डिस्प्लेस नहीं हो पाया, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो ऑयल का सैचुरेशन होता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो भी देख लेंगे हम। When oil is displaced by water or gas injection in porous media, there will be some oil left, ठीक है, whose saturation value is known as the residual oil saturation। जो पीछे जो ऑयल बच जाएगा कुछ तो अमाउंट में डिस्प्लेस हो जाएगा, जो पीछे जो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस ऑयल को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन, ठीक है। तो अब ये दो टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन क्या होता है, रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म आपकी आती है मूवेबल ऑयल सैचुरेशन। तो जो मूवेबल ऑयल सैचुरेशन जिसको हम SOM, M मतलब मूवेबल, O फॉर ऑयल, ठीक है। तो मूवेबल ऑयल सैचुरेशन है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मूवेबल ऑयल सैचुरेशन है इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब आप सिर्फ ऑयल जोन को इमेजिन करो, सिर्फ ऑयल जोन, ठीक है। तो ऑयल जोन में वहां पे मैंने क्या बताया कि वाटर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कोनेट वाटर सैचुरेशन, ठीक है। तो अब आपके ऑयल जोन में क्या क्या है, ऑयल है और वाटर है। वाटर कौन सा है, कोनेट वाटर सैचुरेशन, ठीक है। तो अब ऑयल को भी हम दो तरीके का ऑयल है, एक तो जो डिस्प्लेस हो सकता है, और दूसरा जो पीछे रह जाता है, ठीक है। तो जो पीछे रह जाता है उसको तो हमने क्या बोला था, SOR मतलब जो रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन है। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो डिस्प्लेस हो सकता है, जो डिस्प्लेसेबल ऑयल है जो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मूवेबल ऑयल सैचुरेशन, जो कि फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ ऑयल जोन की बात कर रही हूँ तो वन में से मैं कॉनेट वाटर सैचुरेशन और जो रेजिडुअल ऑयल सैचुरेशन जो पीछे बच जाएगा दोनों को माइनस कर दूंगी, तो किसके सैचुरेशन का फ्रैक्शन रहेगा, जो मूवेबल ऑयल रहेगा उसके सैचुरेशन का फ्रैक्शन रहेगा। तो वन में से अगर आप कॉनेट वाटर और रेजिडुअल ऑयल माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपका, जो मूवेबल है, जो ऑयल आपका मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SWC है वो क्या है आपका, कॉनेट वाटर सैचुरेशन, और SOR क्या है, क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो इसी तरीके से जो हमने क्रिटिकल गैस ऑयल सैचुरेशन को डिफाइन किया था, इसी तरीके से आपका क्रिटिकल गैस सैचुरेशन है और क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल गैस सैचुरेशन के लिए भी सेम टर्म है, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बबल पॉइंट का फिनोमिना बताया था, ठीक है। जब आपका जो ऑयल है उसका प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, बबल पॉइंट से उसका प्रेशर हाई है, तब तक क्या रहेगा, जो गैस है वो उसमें डिसॉल्व रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही बबल पॉइंट प्रेशर से उसका प्रेशर कम होने लगता है, तो जो डिसॉल्व्ड गैस है वो क्या करने लगेगी, उससे इवॉल्व होने लगेगी, ठीक है। इवॉल्व होके वो टॉप पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो उसका जो सैचुरेशन है वो जो गैस है वो तब तक फ्लो नहीं कर पाएगी जब तक का उसका सैचुरेशन का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल गैस सैचुरेशन से एक्सीड नहीं कर जाए, ठीक है। तब तक वो जो गैस है वो आपकी इमोबाइल रहेगी, और जैसे ही वो क्रिटिकल गैस सैचुरेशन से उसका वैल्यू एक्सीड कर जाएगा तब तो उसके बाद क्या हो जाएगी, जो गैस है वो फ्लो करने लग जाएगी, मूवेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, द गैस फेज रिमेन्स इमोबाइल अंटिल इट्स सैचुरेशन एक्सीड अ सर्टेन सैचुरेशन कॉल्ड क्रिटिकल गैस सैचुरेशन above which gas begins to move, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन है कि द मैक्सिमम वाटर सैचुरेशन एट विच द वाटर फेज विल रिमेन इमोबाइल, मतलब मैक्सिमम सैचुरेशन जहां तक वो क्या होगा, मूवेबल नहीं होगा, और उस सैचुरेशन की वैल्यू से जब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वाटर की तो वो क्या हो जाएगा, मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस सैचुरेशन के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन, ठीक है। इस क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन को also this is also known as what conate water saturation and irreducible water saturation, ठीक है। इरिड्यूसिबल मतलब जो प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, कोनेट वाटर अभी देख चुके हैं। तो ये जो तीनों टर्मिनोलॉजी है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों टर्मिनोलॉजी है आपकी सेम है, ठीक है। चाहे आप क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन कह दो, चाहे आप इसको कोनेट वाटर सैचुरेशन कह दो, चाहे आप इसको इरिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन कह दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैचुरेशन की प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेकंड जो हम रॉक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेटेबिलिटी, ठीक है। तो वेटेबिलिटी क्या होता है, वेटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड टू स्प्रेड ऑन और अदर टू अ सॉलिड सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इमिसिबल फ्लूइड, ठीक है।
ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है, ठीक है। वेटेबिलिटी का मतलब है कि जो कोई फ्लूइड है उसकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी क्या है किसी भी सरफेस पे। जैसे कोई भी फ्लूइड हमने ले लिया, लाइक हमने ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया और मरकरी ले लिया, जैसे 3 फ्लूइड के हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है और हमने क्या करा, इनका एक एक ड्रॉपलेट है जो हम एक सरफेस पे स्प्रेड कर देंगे। तो ये जो फ्लूइड है इनकी सरफेस पे जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है वो ही क्या है, इसका जो क्या प्रॉपर्टी है, वेटेबिलिटी ऑफ दैट फ्लूइड, कि वो उसकी स्प्रेड होने की टेंडेंसी कितनी है किसी सरफेस पे, वो कितना इजीली स्मूथली स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्प्रेडिंग टेंडेंसी है वो हम जो कांटेक्ट एंगल होता है उससे भी मेजर कर सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर आप देख रहे हैं इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना आप। जैसे कि हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड का एग्जांपल लिया। फर्स्ट जो ड्रॉपलेट है आपकी मरकरी की ड्रॉपलेट है, सेकंड है ऑयल की और वाटर की, ठीक है। तो जो मरकरी की जो ड्रॉपलेट है उसका तो पूरा क्या है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। मतलब ये पूरा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाई है इस सॉलिड सरफेस पे। जो सॉलिड सरफेस हमने लिया है ग्लास प्लेट लिया है, ठीक है। सेकेंड आपने देखा ऑयल है, ऑयल थोड़ा हेमिस्फेरिकल शेप ले लिया है ऑयल ने, लेकिन जो आपका वाटर था वो अच्छे से जो है पूरा इस पे स्प्रेड हो गया है, ठीक है। तो आप जो आपकी जो वेटिंग टेंडेंसी होती है फ्लूइड की, मतलब वेटिंग टेंडेंसी मतलब कि जो आपका फ्लूइड है वो कैसे स्प्रेड कर सकता है किसी भी सॉलिड सरफेस पे, इस स्प्रेडिंग टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, वेटिंग टेंडेंसी या वेटेबिलिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। तो अब इस वेटेबिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम कांटेक्ट एंगल से मेजर कर सकते हैं। तो ये जो कांटेक्ट एंगल थीटा होता है ये हम किससे मेजर करते हैं, लिक्विड टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये जो आपका जो लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, इससे आपका सॉलिड सरफेस पे कितना एंगल बना रहा है, ये जो थीटा है वो है कांटेक्ट एंगल, ठीक है। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो कि जो कांटेक्ट एंगल है जो मरकरी है ये बिल्कुल भी इसमें स्प्रेडिंग टेंडेंसी नहीं है, मतलब इसमें इसकी वेटेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट एंगल का वैल्यू हाई है, ठीक है। फिर उससे अच्छी वेटेबिलिटी आपकी ऑयल की है, तो इसका जो कांटेक्ट एंगल है वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और फिर सबसे जो स्प्रेडिंग टेंडेंसी या जो वेटेबिलिटी है वो वाटर की सबसे ज्यादा, इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अच्छी है। तो इसका जो कांटेक्ट एंगल था, ठीक है, वो कांटेक्ट एंगल क्या हो गया, और ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कांटेक्ट एंगल का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने के साथ साथ फ्लूइड का जो वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी वेटेबिलिटी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसमें, दिस स्प्रेडिंग टेंडेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर कन्वीनियंटली बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट एट द लिक्विड सॉलिड सरफेस। मतलब लिक्विड सॉलिड सरफेस पे हम मेजर कर सकते हैं कि इसका स्प्रेडिंग टेंडेंसी है, ये जो ये मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, कांटेक्ट एंगल थीटा से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सिग्निफिकेंस दिखाया कि एज द कांटेक्ट एंगल डिक्रीजेस द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे जो कांटेक्ट एंगल है उसका वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, जो फ्लूइड है उसका वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो उसकी वेटेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हम ये वेटेबिलिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ठीक है। तो जो अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, अगर उसकी दिखा रहा है कि जीरो, जो उसका कांटेक्ट एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री है मतलब वो क्या है, जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, वेटिंग है, कंप्लीटली वेटिंग फ्लूइड है, वो अच्छे से स्प्रेड हो सकता है सरफेस पे, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड है वो अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, जो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, कांटेक्ट एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री शो कर रहा है, इसका मतलब कि जो फ्लूइड है उसमें बिल्कुल भी वेटिंग टेंडेंसी नहीं है। तो जनरली जो आपका जो फ्लूइड्स होते हैं वो 60 से 90 डिग्री के बीच में शो करते हैं, जो वेटिंग फ्लूइड्स होते हैं 60 टू 90 डिग्री के बीच में उसका वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि अब वेटेबिलिटी हम क्यों मेजर कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जो रिजर्वायर होते हैं उसमें दो, जो जैसे कि वाटर प्रेजेंट है और गैस सॉरी ऑयल प्रेजेंट है। तो एक इसमें से एक फ्लूइड होता है वेटेबल और दूसरा होता है नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है। एक जो कि सॉलिड के सरफेस पे इजीली स्प्रेड हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं वेटिंग फ्लूइड, और दूसरा जो फ्लूइड होता है वो नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि कोई रिजर्वायर है वो वाटर वेट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी सॉलिड के सरफेस पे जो स्प्रेड होके या सॉलिड की सरफेस पे जो एडर करेगा वो फ्लूइड कौन सा होगा, वाटर होगा, ठीक है। और उसके पोर्स के बीच में जो फ्लूइड रहेगा वो आपका ऑयल होगा। तो मतलब क्या है, ऑयल इजीली आपका प्रोड्यूस हो जाएगा
और वाटर वो क्या है, वाटर कुछ कैपिलरी फोर्सेस की वजह से वहां पे वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, जो कि क्या है, सॉलिड के सरफेस से बंधा रहेगा, ठीक है। तो अगर इसी के उल्टा मैं कह दूं कि जो आपका रिजर्वायर है वो ऑयल वेट है, तो इसका मतलब ऑयल है वो सॉलिड सरफेस पे एदर हुआ है, और वाटर है वो क्या है, वाटर है वो जो इजीली फ्लो कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर है वो वाटर वेट होना चाहिए, ना कि ऑयल वेट। तो वाटर है जो सॉलिड के सरफेस पे बाउंडेड रहेगा, और जो ऑयल है आपका इजीली फ्लो कर सकता है। तो अगर वाटर वेट रिजर्वायर है, मतलब जो आपका वेटिंग फ्लूइड है वो क्या है, वाटर, एंड जो नॉन वेटिंग फ्लूइड क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। तो जो नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है फिर वो इजीली फ्लो कर सकता है, और जो लार्जर पोर्स होते हैं, जो लार्जर डायमीटर के पोर्स हैं, उसमें आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड स्टोर रहता है, और जो कम डायमीटर के पोर्स होते हैं उसमें आपका वेटिंग फ्लूइड स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो दो प्रॉपर्टीज थी, वेटेबिलिटी एंड जो सैचुरेशन था, वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में we are going to cover about the next rock properties, next fluid and rock properties, which are surface and interfacial tension and the capillary pressure, ठीक है। Okay, thank you. Now you can ask your doubts.